तो हेलो नमस्कार साथियों। तो आपको पता है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का 2 क्लास करा दिया है, जिसमें से हम लोग 50 कॉन्सेप्ट दे सके हैं। और 50 कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हम लोग का चल है 1 PIQ बराबर 5 क्वेश्चन। तो ये सीरीज का आज अगला क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये तीसरा क्लास में है। तो चलिए हम लोग अकाउंट से शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो किया था पोटापुल्ली, ठीक है, पेटापुल्ली। फिर बोला जाए कि डच ने मछलीपट्टनम और पेटापुल्ली में अपनी शुरुआती फैक्ट्रियाँ खोली थी। ये तो बात है, इसका पूछ देता है कि कहाँ खोली थी, तो मछलीपट्टनम और पेटापुल्ली में, ठीक। फिर बोला जाए डचों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये आपका था पुलिकट था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध 1759 में किन के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से हरा दिया था? तो वो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। तो ये सब किसको पता है। अगला क्वेश्चन, डच मुख्य रूप से किस व्यापार के लिए भारत आए थे? तो वो आए थे सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पुलिकट के स्थान में नागापट्टिनम को डचों ने अपना मुख्यालय कब बनाया था? तो ये बनाया था 1690 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। बोला है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थानों की स्थापना करना था? तो ये आप लोग को सबको पता है, बस ये आप लोग ये देख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1919 का अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरा नियंत्रण द्वैध शासन पेश किया गया था, ये सही है। फिर बोला कि मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये याद रखिएगा, फैक्ट्स है, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि किस अधिनियम ने पहली बार सिखों और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन किया था? तो ये आपको तो पता है कि 1919 में, लेकिन मुस्लिमों के लिए 1909 में हुआ था। फिर बोला केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में? तो इसी अधिनियम में होता है, 1919 में। फिर बोला जाए वैधानिक आयोग साइमन कमीशन के गठन की बात किस सुधार में किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में किया गया था। तो देखिए 1919 अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे देख के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल ही जाता है। फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था? तो वो था आपके प्रति आक्रोश। बोलते उग्रवादी नेता मानते थे कि स्वतंत्रता केवल आत्म बलिदान और प्रत्यक्ष संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। मतलब वो चाहते थे कि भीख मांग के, क्योंकि जो नरम दल वाले थे ना, वो भीख मांग के सोच रहे थे कि वो स्वतंत्रता लेंगे, जबकि उग्रवादी बोलते थे कि नहीं, भीख से कभी नहीं हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी। और बात सही था। गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं ने बहिष्कार और स्वदेशी को मुख्य हथियार बनाया था, ये भी सही है। फिर बोला किस नेता ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म? सबको पता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उग्रवादियों ने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए किस उत्सव का किया था? तो गणपति और शिवाजी। फिर अगला क्वेश्चन है कि गर्म दल के उन 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल कहा जाता है? तो ये आप लोग पता है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर, विपिन चंद्र पाल। आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के पहले के जन विद्रोह का प्रमुख कारण था? तो वो था लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतर। ये नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा मुख्य कारण कौन सा था? तो कारतूस वाला, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। हालांकि धर्मांतर एक मुद्दा था, धर्म वाला एक मुद्दा था, लेकिन प्रारंभिक जन विद्रोह के पीछे जमींदारी शोषण, उच्चकर और प्रशासनिक अन्य प्रमुख कारण थे, ठीक है। ये था प्रमुख कारण, तो वो वाला था ना सबसे ज़्यादा, जो कारतूस में गाय के चमड़ी का वाला, गाय और सुअर की। रेयतवारी और महलवारी प्रणालियों ने किसानों को अत्यधिक निर्भर बना देता है, बात सही है। इसमें ज़मींदार बहुत सारे लूटते थे किसानों से। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज में सुधार और अंग्रेजों को बाहर निकालना था। पैक विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण भूमि राजस्व नीति। कौन सी रियासत 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की वफादार बनी थी? तो ये चाटुकार था, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम, ये सब चाटने वाले थे अंग्रेजों के। जैसे
आजकल के लोगों की देखते हैं बहुत लंबी लंबी जीभ होती है। बोला है गवर्नर जोसेफ फ्रैंक डुप्लिकेस ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो डुप्लिकेस ने फ्रांसीसी किया था। डुप्लेक्स ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार और सहायक संधि में प्रारंभिक बीज को बोया था। सही है। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्लेक्स ने किस मद्रास के गवर्नर को हराया था? तो वो था गवर्नर मोसी। कौन सी? गवर्नर मोस। अगला क्वेश्चन है डुप्लेक्स को वापस बुलाने के लिए बाद किस फ्रांसीसी अधिकारी को भारत भेजा गया था? तो गोडहू। ठीक। डुप्लेक्स गया इसलिए तो फ्रांस के लोगों के एकदम कमज़ोर होते गए। बांडीवास युद्ध 1760 के किन के बीच हुआ था जिससे फ्रांसीसी शक्ति में भारत में समाप्त कर दिया गया? तो ये हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में। फिर बोला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी राजा के काल में हुई थी? तो वो हुआ था लुई 14वां। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग कि 1919 अधिनियम के संदर्भ में द्वैत शासन का क्या अर्थ है? तो प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। फिर अगला बोले इसके तहत विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन? तो वो था अरिरक्षित यानी रिवर्ज, रिजर्व्ड और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड। फिर बोले आरक्षित विषयों जैसे पुलिस राजस्व पर किसका नियंत्रण था? तो वो था गवर्नर का और उनकी कार्यकारी परिषद का। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हो गया हस्तांतरित विषयों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य का प्रबंधन कौन करता था? तो ये करता था भारतीय मंत्री। देख रहे हैं मतलब लोगों की भलाई करना हो तो भारत वाले करेंगे और उन पर नियंत्रण करना हो तो अंग्रेज वाले करेंगे। यही तो हाल है आजकल भी। प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने की सिफारिश किस रिपोर्ट की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की। ठीक है। बोला जाए कि द्वैत शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है लियोनस कार्टिस। ठीक। अगला कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार संचार में काफ़ी परिवर्तन आया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के मुख्य रूप से किस प्रकार के माल का निर्यात होता था? तो होता था कच्चा माल और रॉ मटेरियल्स। आगे क्वेश्चन ब्रिटिश भारत ने भारत के को एक कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तु को उपभोक्ता बना देता। ये तो यहीं से तो हमारा ख़त्म हो गया था। जितने भी उद्योग थे सब इससे वजह से ख़त्म होता है। फिर भारत के से निर्यात होने वाले प्रमुख कच्चे माल कौन से थे? तो ये थे कपास, रेशम, नील और अफीम। स्वेज नहर खुलने से 1869 से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये तो और हो ब्रिटेन का व्यापारिक नियंत्रण और अधिक बढ़ गया था। ठीक है। ये पूछता है स्वेज नहर कब खुला था? तो 1869 में खुला था। ये याद रखिएगा। फिर बोला जाए दादा भाई नौरोजी ने के अनुसार निर्यात का वह हिस्सा जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट्स। मतलब जिसके लिए इंडिया का कुछ नहीं मिला। मतलब इंडिया ने यहाँ से भेजा सामान लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ब्रिटिश शासन में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो है ब्रिटेन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक विधि निर्माण का एक उदाहरण है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फिर बोले यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों का परिणाम था। सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किस कानून द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो वो किया था नियम कौन से जी? आपका ये है 17वां और सती विनिमय अधिनियम। ठीक। आगे बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में कौन सा अधिनियम लागू गया था? तो ये था शारदा एक्ट। फिर अगला है शिशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधि की थी। विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय समाज सुधारक तो वे थे वीरे सलिंगम पुंतुलु। ठीक। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से भारत में आने वाली पहली शक्ति थी? तो वो था पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था और ये वहाँ दिया है। फिर बोला जाए पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी प्रशासनिक राजधानी कब बनाया था? तो बनाया था 1530 में। फिर बोला जाए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति तो यही थे डच थे। फिर अगला क्वेश्चन है
किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने। ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य के प्रशासन को हथियार लेने के विरुद्ध में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, ये याद रखेगा, रामगढ़ की रानी कौन? अवंतीबाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? तो ये तो मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। बोला है रानी अवंतीबाई ने 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था, जैसे झांसी रानी लड़ी थी वैसे ही। ठीक बोले। रानी अवंतीबाई लोधी किस रियासत की शासिका थी? तो रामगढ़, मध्य प्रदेश की। ठीक। अगला है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने रामगढ़ पर आक्रमण किया था? तो वो था वार्डन। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के समक्ष मध्य प्रदेश की अन्य महिला क्रांतिकारी कौन मानी जाती है? तो रानी अवंतीबाई और झलकारी देवी, ये दोनों याद रखेगा। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दोनों बहुत ही वीर महिला थी। तो कौन कौन है? रानी अवंतीबाई और झलकारी बाई। ठीक। रानी अवंतीबाई की वीर गति किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो वह था देहरागोन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है कि भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन करवाने वाले अंतिम वायसराय का नाम क्या है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यही तो चोट्टा है, पाकिस्तान और भारत करके चला गया। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे माउंटबेटन योजना बोला जाता है। ये सही है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। पहले स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ थे। फिर अगला हम पूछते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। फिर बोले जाए माउंटबेटन से पहले भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल थे। इसको भवेल बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक है? तो वह था हैदराबाद। ठीक। जिसको ऑपरेशन शक्ति की वजह से किया गया था। फिर बोला जाए कि ऑपरेशन शक्ति बोले ऑपरेशन पोलो के। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्रवाई के माध्यम से 1948 में भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन शक्ति वो है जो हम लोग को परमाणु बम किया गया था परीक्षण का, उसका नाम था। एक स्माइलिंग बुद्धा था, एक ऑपरेशन शक्ति था। जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर। फिर बोला जाए कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय किस दस्तावेज के माध्यम से हुआ था? तो वह हुआ था अधिमिलन लिखित, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक। फिर बोला जाए कि रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को तो लौह पुरुष बोला जाता है। आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी छोटी छोटी रियासतें थी? तो 562 से भी अधिक थी। ठीक है। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बोला है कि सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किस भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर को सबको पता है। फिर बोला जाए कि बहादुर शाह द्वितीय जफर को के नाम से भी जाना जाता है, जो अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से। ठीक है, ये तो सबको पता है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो आपको पता नहीं चाहिए, बहुत पूछता है। रंगून, म्यांमार में। दिल्ली में 1857 के विद्रोह वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बख्त खान ने। बोला जाए बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने विद्रोह में उनका साथ दिया था? तो बेगम जीनत महल। ठीक। फिर बोला जाए 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को मेरठ में हुई थी? तो वह था 10 मई 1857 को। अगला कॉन्सेप्ट है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का नाम क्या था? तो वो थे बिरसा मुंडा। ठीक। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलान महान हलचल विद्रोह को नेतृत्व किया था, ये याद रखिएगा। फिर बोला बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किस अवतार के रूप में जाने जाते हैं? तो उसको बोलते हैं धरती आबा, यानी जगत पिता। ठीक है। फिर बोला जाए बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाहरी लोगों को भगाना और मुंडा राज स्थापित करना। ठीक है। फिर बोला जाए कि झारखंड के किस हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा का नाम रखा गया है? तो रांची हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा रख दिया गया है। फिर बोला जाए
कि बिरसा मुंडा के स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को ये मनाया जाता है, आदिवासी दिवस। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? तो ये था 1904 में। किसके काल में होगा? तो वह है कर्जन, जो बंगाल विभाजन किया था। यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। सही है। फिर बोला जाए कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 कौन सी विवादास्पद प्रशासनिक घटना को अंजाम दिया था? तो बंगाल का विभाजन किया था। है फिर कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना और सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। ठीक है। फिर बोला जाए लॉर्ड कर्जन के समय कृषि सुधार के लिए कौन सी संस्थान में पूसा स्थापित है? तो वह है आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI। ठीक है, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। पुलिस सुधार के लिए कर्जन ने किस आयोग का गठन किया था? तो ये क्या था? एंड्रूज फ्रेयर आयोग। ठीक। अगला कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं कि फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नील उत्पादक और जमींदार थे। ठीक है, मुख्य लक्ष्य कौन थे? तो नील उत्पादक और जमींदार थे। फिर बोला जाए फराजी आंदोलन की मुख्य शुरुआती हाजी शरीयतुल्लाह ने पूर्वी बंगाल में की थी, ये याद रखिएगा। फिर बोला जाए हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र का नाम क्या था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दीन की रक्षा का आह्वान किया था? तो वो दादू मियाँ थे। ठीक है, कौन मियाँ थे? दादू मियाँ। फिर बोला जाए कि बंगाल के किसानों ने नील की खेती के विरुद्ध 1859 में कौन सा विद्रोह किया था? तो वह था नील विद्रोह किया था। अगला कॉन्सेप्ट है कि नील दर्पण, जो नाटक के लेखक कौन है? नील किसानों के विरुद्ध से प्रभावित थे, तो दीनबंधु मित्र है नील दर्पण के। ठीक। बोला जाए कि फराजी आंदोलन का धार्मिक रूप से क्या उद्देश्य था? तो इस्लाम धर्म में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना था। ठीक है। फिर बोला जाए कि श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहाँ शीघ्र ही हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए? तो वो कौन सा था? तो 1906। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अरबिंदो घोष ने बड़ौदा रियासत की सेवा छोड़कर बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य का पद संभाला था। सही है। बोला जाए अरबिंदो घोष के क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार पत्र पूछे तो युगांतर यानी वंदे मातरम है। ठीक है। अलीपुर बम षड्यंत्र 1908 में अरबिंदो घोष को किसने कानूनी सहायता प्रदान की थी? तो CR दास ने, चित्तरंजन दास। ठीक। राजनीतिक से संन्यास लेने के बाद उन्होंने पुडुचेरी में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो था अरबिंदो आश्रम, जिसे अरावेली कुछ आश्रम नाम से जाना जाता है। उनकी सुप्रसिद्ध काव्य रचना कौन है? तो सावित्री है। ये सब बुक हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि बोला जाए कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में किस विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को किया गया था। ठीक है। वही में पूछ लीजिए विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को सहसा हिंदुस्तान से उपाधि दी थी। यह है सही। बहादुर शाह जफर का अंतिम निवास कहाँ था? रंगून की जेल थी। ठीक। फिर बोला जाए कि 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। फिर बोला जाए कानपुर के नाना साहब की सहायता के लिए कौन से प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो नाना साहब के तख्ते टोपी थे। फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय 1774 में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता वाला। फिर अगला पूछ दे कि इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो सर एलिजो इल्मे था। ठीक है, एलिजा इम्पे। फिर अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला को दे कि रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गवर्नर जनरल और उसके परिषद के बीच स्पष्ट शक्तियों का अभाव था। ठीक है। फिर अगला पूछ दे कि किस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया था? तो वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो वो किया गया था पंजाब। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए।
फिर बोला जाए जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोले चलाने का आदेश किस सैन्य अधिकारी ने दिया था, तो वो था जनरल ओडायर, ठीक, जिसको उधम सिंह ने जाके वहाँ पे मारा था उसके देश में। रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, तो काला कानून कहा जाता है। फिर अगला कहा जाए कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह सभा का गठन किया था, वो क्या था, तो वो था कब किया था, तो बम्बई में किया था। बोला जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइटहुड के उपाधि लौटा दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक। अगला है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किस हानिकारक सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो वह था सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान किस भारतीय का था, तो राजा राम मोहन राय का था, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर अगला पूछते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे किस एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत, ठीक है। बोला जाए ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल किया था, तो यही किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मैकाले का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त हुआ था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, ठीक है। अगला को है कि बेंटिंक ने किस सिद्धांत के आधार पर प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति को बढ़ावा दिया था, तो योग्यता के आधार पर किया था उसने, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था, तो ये किया था हिमालय की सीमा में। फिर बोला जाए भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो B.K. मेनन थे, B.K. कृष्ण मेनन। भारत के और चीन के बीच विवादित सीमा रेखा कौन सी है, तो वह है मैकमोहन, सबको पता है। फिर बोला जाए कि चीन ने 1962 में भारत के किस क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया था, तो अक्साई चीन है, ठीक है, और वो ही अब तक है। भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो है जवाहरलाल नेहरू। फिर बोला जाए युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच युद्ध विराम के लिए कौन सा प्रस्ताव आया था, तो कोलंबो प्रस्ताव आया था। ये बहुत लोग गलती करते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया था, तो वह था सुएज नहर। अगला है कि सुएज नहर किस वर्ष यातायात को खोली गई थी, तो 1869 में मैंने बताया। फिर बोला जाए सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और अरब सागर, लाल सागर को, ठीक है। फिर बोला सुएज नहर के खुलने से यूरोपीय और भारत के बीच की दूरी लगभग कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, 7000 किलोमीटर कम हो गई है, ठीक है। फिर बोला जाए ब्रिटिश नीतियों ने भारत को किस प्रकार के माल का निर्यातक बना दिया था, तो वह कच्चा माल था, ठीक है, रॉ मटेरियल्स। फिर है कि औपनिवेशिक काल में भारत के कुल कितने विदेशी व्यापार का आधा से हिस्सा किस देश के साथ है, तो ब्रिटेन के साथ है, ठीक है। धन निष्कासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना थी। 19वीं शताब्दी के अंत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, सबको पता है, बहुत बार मैंने बता दिया। दादा भाई नौरोजी ने इसे पुस्तक को पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया में समझाया था, सबको पता है। फिर बोला जाए उन्होंने धन के निष्कासन को किस शब्द में संबोधित किया था, तो अनिष्टों का अनिष्ट, ये मैंने पहले भी बताया है। फिर है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना पहले, तो सब ये भी है। नौरोजी ने धन निष्कासन का मुख्य कारण किसे बनाया था, तो वो था होम चार्जेज और सैन्य खर्च को, ठीक है। किस राष्ट्रवादी नेता ने धन के निष्कासन पर पुस्तक लिखी है, तो R.C. दत्त ने, जिनके बुक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं, बोला है कि किस घटना ने गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिससे उन्हें एक उदारवादी से जननेता में बदल दिया, तो वही था आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, सही है। चंपारण के किसानों ने नील की खेती के लिए कौन सा समझौता किया था, तो 3 कट्टे, सबको पता है। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किस स्थानीय किसान नेता, ये सबको पता है, किस राजकुमार शुक्ल ने ये बोलता है चंपारण सत्याग्रह की सफलता किस गांधी जी को महात्मा कहा था, तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, इसको पता है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और J.B. कृपलानी, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, फास्ट रूप से हम लोग देखेंगे क्योंकि आज 100 तक हमको करना है। बोला जाए कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का गठन किया था, तो वही किया था सत्याग्रह सभा का, ठीक। रोलेट एक्ट को किस विश्वविद्यालय के कार्यालय में पारित हुआ था, तो लैम चेम्सफोर्ड के, ठीक। बोला जाए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो बॉम्बे, ये सबको पता है, मैंने पहले ही बताया अभी।
बोला कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून, तो रोलेट एक्ट सबको पता है। रोलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? तो पलवल रेलवे, ये याद रखेगा कि पलवल रेलवे स्टेशन, ठीक है। फिर पूछ दे कि रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, बिना मुकदमे में जेल डालना, ये था। अगर हम आगे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं तो बोला है कि प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना एवं बंगाल के नवाब डच के बीच लड़ा गया था, तो वो था सिराजुद्दौला, ठीक है, याद रखेगा। फिर बोल प्लासी के युद्ध की वास्तविक तिथि क्या थी? तो वो था 23 जून 1757। बहुत लोग को ना केवल 1757 याद होता है, 23 जून याद नहीं होता है, जबकि आजकल के एग्जाम में ये सब डेट भी पूछ रहा है। सिराजुद्दौला का वह सेनापति कौन था जिसने विश्वासघात है? सबको पता है, मीर जाफर, ये इसको सीआर बोला जाता था। तो फिर बोला प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नाम बनाया? तो मीर जाफर को ही बनाएंगे, क्योंकि वो चाहता है तो उसी को ना बनाएंगे। काल कोठरी की त्रसदी, ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय से हुई थी? तो सिराजुद्दौला को। आपको पता है कि एक कमरे में बहुत लोग को बंद कर दिया था, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। ये सब ब्लैक होल ट्रेजेडी ये गलत था, इंडियन सबको बदनाम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था 1600। अगला है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार का चार्टर दिया था? तो ये दिया था 15 वर्ष के लिए, ठीक। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज कौन सा था जो भारत आया था? तो वो था हेक्टर, ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेजी राजदूत कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे। फिर अगला है कि अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। फिर बोला जाए स्वेली का युद्ध किनके बीच हुआ था जिससे अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था? तो अंग्रेज और पुर्तगाली जब बोल ही दिए हराया था तो पुर्तगाली ही तो होगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भोलानाथ सहाय ने। तमाड़ विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड में। यह विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? तो उड़ाव जनजाति। आदिवासियों द्वारा बाहरी लोगों को क्या कहा जाता था जिनका वे विरोध करते थे? तो उन्हें डीकू कहा जाता था। झारखंड का वह कौन सा विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है? तो तिलका मांझी विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। फिर बोला जाए कि आदिवासियों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ठक्कर बापा को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में वर्तमान राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश गोदावरी क्षेत्र में। अल्लूरी सीताराम राजू को स्थानीय लोगों के किस नाम से पुकारते थे? तो मन्यम बिरुडू, जंगलों का नायक बोला था। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन में प्रभावित थे? तो असहयोग आंदोलन से। फिर बोला रंपा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों में पोडू यानी झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना। फिर बोला अल्लूरी सीताराम राजू को अंग्रेजों ने किस वर्ष गिरफ्तार कर शहीद कर दिया था? तो 1924 में, ठीक। आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बोला है कि 1639 से 1640 में निर्मित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज को। फिर उसी में अगर क्वेश्चन पूछ दें कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस डे ने। फिर अगला पूछ दें कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम था। फिर है कि मद्रास शहर को अंग्रेजों ने किस स्थानीय राजा से पट्टे पर लिया था? तो चंद्रगिरी के राजा से, ठीक। अगला है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज वर्तमान में किस राज्य का विधानसभा मुख्यालय है? तमिलनाडु है। फिर अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से किस रूप में प्राप्त किया था? तो दहेज के रूप में। कब? 1661 में। देख रहे हैं, मतलब शादी हो रहा है पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच और दहेज दिया रहा है इंडिया में। वाह रे चुट्टा अंग्रेज। रोलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को डैश डैश स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान की। कहाँ के? तो वे थे लखनऊ के, ठीक। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा आंदोलन है? तो वो था खिलाफत आंदोलन था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़े थे। लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये पूछता है लखनऊ समझौता कब हुआ था। खिलाफत कमेटी का गठन किस शहर में हुआ था? तो बॉम्बे, ये आपको सबको पता होनी चाहिए। फिर बोला अखिल भारतीय खिलाफत की सम्मेलन 1919 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। फिर
फिर है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष होता है? 1931 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। मंजिल दूर नहीं, बस नज़दीक होने वाली है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है? तो विनियम अधिनियम 1773 को माना जाता है। फिर है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 में कर दिया गया था। फिर भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी? तो 1861 का अधिनियम। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 1833 और 1813 में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। 1813 में एक अधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ को छोड़ के किया था, लेकिन 1833 में वो भी बंद हो गया था, इसलिए बोला है कि पूरी तरह। ठीक है, तो ये समझ में आनी चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो, क्योंकि 1919 में पता है सांप्रदायिक निर्वाचन का गठन हुआ था, और 1919 का ये है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो भी आता है। मार्ले मिंटो पूछता है कब हुआ था? तो 1919 में। किस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की थी? तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, यह है भारत के लिए एक सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1858 के अधिनियम को। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रीय जागृति प्रज्वलित हुई। ठीक, उसी में अगर देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। फिर है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। फिर है कि पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को किन आधुनिक विचारों से अवगत कराया? तो स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्रता से। ठीक है, फिर है राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में कलकत्ता में किस कॉलेज की स्थापना की? तो वो किया था हिंदू कॉलेज 1817 में। फिर अगर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पूछता है कब हुआ था? तो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था इसका। ठीक है, याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। फिर है मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, बेमस चंद्र बनर्जी बोला जाता है। फिर बोला जाए कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस भवन में हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट, सबको पता है। और भारत वाली तो ये क्या कौन है? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो वो है सरोजिनी नायडू। 1925 में, याद रखिएगा कब किया था और किसने किया था, ये मतलब डेट के साथ याद रखिएगा। स्वतंत्र के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। फिर बोले सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आज़ाद।